दोस्तों नमस्कार। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3। ओके, अभी तक हम आपको 2 लेक्चर बता चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज अपना लेक्चर 3 है, फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, गुणनखंडों के बारे में, यानी कि गुणनखंड, इसको भाजक भी कहते हैं। क्या? भाजक तथा गुणज। इंग्लिश में बात करें तो फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे अपना है संख्या 40 के हम बोले कि फैक्टर क्या है, 40 के फैक्टर कितने हैं और कौन कौन है। तो सबसे पहले ये समझो कि फैक्टर कहते किसे। फैक्टर का मतलब किसी दी गई संख्या में जिन संख्याओं का भाग पूरा चला जाता है, उन संख्याओं को उस दी गई संख्या का फैक्टर या भाजक कहते हैं। जैसे 40 हमने लिया, तो 40 के फैक्टर, 40 में किन किन चीज़ों का भाग जाएगा? 40 में 1 का भाग जा रहा है, 40 में 2 का भाग जाएगा, 40 में 3 का नहीं जाएगा, 4 का भाग पूरा जाएगा, 40 में 5 का जाएगा, 40 में फिर कितने का? 8 का जाएगा, 40 में फिर 10 का जाएगा, 11, 12 का, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17, 18 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं, 20 का जाएगा। इसके बाद फिर 40 में कितने का भाग जाएगा? 40 का भाग जाएगा। यस, तो कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन संख्याओं का भाग 40 में पूरा जा रहा है, तो इन संख्याओं को 40 का गुणनखंड कहिए, या फिर इन संख्याओं को आप 40 का क्या कहिए? भाजक कहिए। क्या कहिए? भाजक कहिए। जैसे दूसरा एक और ले लें, मान लो आपका है 24 के देखें कि गुणनखंड कितने हैं। तो 24 में 1 का जाएगा, 24 में 2 का जा रहा है, 24 में 3 का भी जाएगा, 24 में 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, फिर कितने का जाएगा? 12 का जाएगा। और फिर कितने का जाएगा? 12 के बाद फिर 24 का जाएगा। तो ये 24 के ये क्या हो गए? गुणनखंड या भाजक। यहाँ आप एक चीज देखो कि 40 वाले का भी एक गुणनखंड कितना था? 1, और एक 40 का 40 था, स्वयं 1 था और जो संख्या थी वो। ऐसे 24 का देखो, 1 था और जो संख्या थी वो, यानी कि 24 का 24। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में एक या गुणनखंड में कम से कम, गुणनखंड में कम से कम 2 संख्याएं एक या स्वयं अवश्य होगी। मेरी बात समझे? मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी संख्या ले लो, चाहे 40 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, 38 ले लो, 35 ले लो, इन सबके जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो उनके गुणनखंड में या भाजकों में एक जरूर भाजक होगा और जो संख्या ली है वो
जरूर भाजक होगा। लेकिन एक का जब गुणनखंड करेंगे तो एक वाले में एक तो होगा लेकिन स्वयं नहीं होगा, उसके गुणनखंड कम से कम 2 नहीं होंगे, एक ही होता है। यस, क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब अपना सिस्टम रहेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ तो अभी छोटे छोटे थे, 6 से 40 थे, 24 थे, इनमें तो आपने भाग दे के देख लिया, 1 का जाता है, 2 का जाता है, ऐसे करके। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या हो तो ऐसे निकालना बड़ा दिक्कत करेगा। जैसे हम कहते हैं 1024 है, तो अब उसमें जब आप कहोगे कि 1 का जाता है सॉरी 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, ऐसे हम चेक करेंगे तो बहुत 1024 तक में चेक करेंगे तो बहुत लंबा होगा। पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर नहीं पाएंगे जल्दी से जल्दी, कम से कम समय में। और ऐसा क्वेश्चन अब आने लगा, आता है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए ये है कि कुछ तरीका है, नियम है, जिस नियम की मदद से हम बहुत ही जल्दी ये पता लगा सकते हैं कि इसके गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो उस नियम को, हम रूल को जानने की कोशिश करते हैं। आओ देखें। तो रूल नंबर फर्स्ट नाम दे दो इसको, पहला नियम। मान लो कोई संख्या है n, लेट अ नंबर, लेट संख्या कितनी है? संख्या n, और इस n को हमने ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया? a की पावर p गुणे b की पावर q और c की पावर r। मान लो इस n संख्या को हम a की पावर p, b की पावर q और c की पावर n के रूप c की पावर r के रूप में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जहां क्या हो? जहां a समअभाज्य a, b, c अभाज्य संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं हों। ये कैसे हों? ये अभाज्य संख्याएं हों, इनके जो खंड हों, ए बी सी के मान जो हों वो अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है? तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का सूत्र बनेगा p+1 q+1 और r+1। इस फॉर्मूले की मदद से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाएगी। समझ आए बात? अच्छा, अब इसी में और छोटा सा एक नियम, यदि a समअभाज्य कोमा b और c विषमअभाज्य, b और c क्या है? विषमअभाज्य। अब आपसे कहा जाए कि यदि समगुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या तो क्या सूत्र होगा? तो समगुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, क्या पूछा जाए? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या। तो इसके लिए बात होगी p तो ऐसे ही रहेगा, इसमें अब एक नहीं जुड़ेगा, यहाँ एक जुड़ रहा था। समगुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो p और q+1 और r+1 यह है। यदि आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए फिर इसकी ये पावर जो है वो लेनी नहीं होगी, इसकी कोई पावर को लेंगे ही नहीं। सीधे हम क्या करेंगे? सीधे हम करेंगे q+1
और r+1, यानी कि सिर्फ विषम विषम जो अभाज्य विषम संख्याएं आएंगी ए बी सी, उनकी जो पावर होंगे उनमें एक एक जोड़कर गुणाकर। समझ आया पूरी बात? एक बार फिर समझा दें कि कोई भी संख्या n है, उसके यदि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है या सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो n को पहले ऐसे लिख दीजिए, a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r, जहाँ a b c अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? ये फैक्टर्स जो है अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या का क्या सूत्र आएगा? p+1, यानी कि पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दो। अब यदि ऐसा भी हो कि इनमें से जैसे एक सम अभाज्य, जैसे a बराबर मान लो सम अभाज्य और b c विषम अभाज्य, तो अब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो p यानी कि सम वाला जो अभाज्य है उसकी पावर में कुछ जोड़ेंगे नहीं, वो वैसे ही p और q+1 r+1, विषम वालों में एक एक जोड़ के गुणा। ऐसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो फिर उसकी पावर लेंगे ही नहीं सम वाले की, q+1 और r+1। ये आपके रूल है, ये आपका रूल है। इस रूल के आधार से आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आ जाओ हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। मान लो एक उदाहरण ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि 36 के गुणनखंडों की संख्या, यानी कि फैक्टर्स की संख्या, 36 के फैक्टर की संख्या क्या, ये मान। तो वैसे 36 का तो ओरल भी कर सकते हो, लेकिन ओरल करके नहीं बताएंगे। तो ये n की जगह 36 है, इसको पहले पावर के रूप में व्यक्त करें तो कैसे? पहले 36 के फैक्टर कर लो, 2 से ऐसे कर लो, ये 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। तो इसको लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब हमने गुणनखंडों की संख्या पूरी पूछी है, तो गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा आपका, इसमें एक जोड़ो तो 2+1, और यहाँ पे भी एक तो 2+1, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना? 9। तो आंसर कितना हो गया? 9। अच्छा जांच कर लें क्या सही है हमारा उत्तर? जांच कर लो अपनी व्यवहारिक विधि से, देखें क्या सही है उत्तर। 36 में कितने का भाग जा रहा? 1 का जा रहा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13, 14, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का नहीं, 18 का जाएगा, और 36 में 36 का जाएगा। गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो 9 ही तो आया था आपका आंसर। गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी? 9। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे, कभी ऐसे भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ज्ञात करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी संख्याओं में तो 36 तक हैं, ऐसे हैं 100 तक तो आप कर भी सकते हो, लेकिन जब प्रश्न आएगा उसमें 2 4 10 हज़ार की बात होगी तो वहाँ पे आप ऐसे कर नहीं पाएंगे विद इन टाइम, तो टाइम बहुत लगेगा। तो उसको हम पहले ये जो हमने तरीका बताया इस तरीके से फाइंड करें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आप लोगों को ये टॉपिक इसलिए पहले क्लियर करा रहे हैं कि उसका एक रीज़न है कि ये जो टॉपिक हैं ये एक एक लेक्चर में पहली बात समाप्त हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये टॉपिक आपको जब हम एडवांस और अर्थमेटिक पढ़ाएंगे तो दोनों में ही
हमारे जो शॉर्टकट्स हैं, जो हमारे विशेष लॉजिक हैं, उनको समझने में बहुत ही मदद करेंगे। इसलिए आप लोग पेशेंस के साथ ये सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडवांस मैथमेटिक्स हो, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। पेशेंस रखिए, कंटिन्यूअस देखते रहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया अगला कि 180 के गुणनखंडों की संख्या एक प्रश्न। दूसरा इसी में यदि बनाया जाए कि सम गुणनखंडों की संख्या, और ये पूछा जाए विषम, क्योंकि गुणनखंडों में तो सम भी कुछ होंगे, कुछ विषम भी होंगे, तो ये पूछा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, आओ देखते हैं। 180 को पहले फैक्टर वैसे लिखो, a की पावर p और b की पावर q और c की पावर r के फॉर्म में। तो ऐसे लिखने के लिए पहले इसको 2 से करें तो 90, फिर 2 से किए 45, 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया तो 1। तो क्या बना जाके 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो पहला प्रश्न का क्या होगा उत्तर इसका, गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा। पहले का उत्तर इस वाले का 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा, 2 + 1 और 2 + 1 और 1 + 1, तो हो गए 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो ये हो गया। दूसरा जो बना जाके क्या कि सम, दूसरे में क्या कहा, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम के लिए क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि सम निकालना है तो p + 1 नहीं करेंगे, p को p रखते हैं, तो यहाँ 2 का 2 ही, यानी कि जो सम संख्या है उसको ऐसे ही रखते हैं जी, इनटू यहाँ पे जोड़ेंगे विषम वाले जो हैं, ये 3, 5 विषम है, इनकी जो पावर है उनमें 1 1 बढ़ाएंगे, तो 2 + 1 और यहाँ 1 + 1, तो कितना हो गया, दुत्ती 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। अब जैसे तीसरा पॉइंट है, इसको करें विषम गुणनखंडों की संख्या, कितनी, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो अब विषम वालों में क्या होता है, p वाला लिए ही नहीं जाता, ये लेंगे ही नहीं। विषम वालों में क्या होता है, ये लेंगे नहीं ये वाला, ठीक है, इसको हटाओ, सीधे सीधे इनका चलेगा 2 + 1 और 1 + 1, यानी कि q + 1 और r + 1, तो ये कितने हो गए, 3 दूनी 6। तो ऐसे टोटल कितने हुए, 18, सम वाले कितने हुए, 12, और विषम वाले कितने हुए, 6। ये है कुल, और ये है सम, और ये है विषम। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मान लो हम लोग एक और लेते हैं। हम पूछें आपसे कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो अगला प्रश्न लेते हैं 1560 के सम गुणन खंडों की संख्या। अब की बार हमने सम पूछा, तो सबसे पहले आप 1560 को लिखो, 2 से करो तो कितने, 7
8 0 फिर 2 से करोगे 3 और ये कितने हैं 9 0 फिर 2 से करो तो कितने हुए 1 और 9 और 5 फिर 5 से तो 5 तिया 15 5 से करोगे तो 5 तिया 15 5 निम 45 फिर करोगे 3 से 13 तिया 39 फिर 13 से तो कितना आया यहाँ पे क्या आएगा इसको लिखो तो 2 2 2 तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब हमने सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है किसकी सम की तो सम के लिए क्या होगा सम के लिए क्या करोगे तो सम के लिए ये कि जो ये सम वाला होता है इसकी सिर्फ पावर ली जाती है उसमें एक जोड़ा नहीं जाता तो 3 का 3 और यहाँ पे इन सब में विषम वालों में एक जोड़ा जाता तो 1 + 1 और यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 और यहाँ पे क्या 1 + 1 तो कितने हो गए तो ये हो गए जाके 3 × 2 × 2 × 2 तो 2 6 दूनी 12 दूनी 24 तो 1560 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई 24 हो गई। क्लियर है ओके आई थिंक समझ गए होंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अब हम लोग बात करते हैं किसकी अब पूछा जाता है गुणनखंडों का योग गुणनखंडों का अभी तक गुणनखंडों की संख्या निकाली अब गुणनखंडों का योग पे भी बनाते हैं प्रश्न तो योग कैसे निकालते हैं जैसे एक आपने ले लिया मान लो हमने 24 ले लिया या 24 छोटी संख्या हो जाएगी आप तो मुँह जबानी निकालना चाहोगे तो एक छोटी संख्या को ले लो मान लो 24 है 24 के सभी गुणनखंडों का योग ये प्रश्न आ जाए तो अभी आप कैसे करोगे 24 के 1 हो गए 24 में 2 का जा रहा है 24 में 3 का जा रहा है 24 में 4 का जा रहा है 24 में 6 का जा रहा है 24 में 8 का जा रहा है 24 में 12 का 24 में 24 का इनको जोड़ लोगे ऐसे निकालेंगे ठीक है तो जो आएगा वो आ जाएगा ऐसे आ जाएगा लेकिन समस्या ये है कि जब 1024 है जैसे कि सभी गुणनखंडों का योग सभी गुणनखंडों का योग तो कैसे निकालेंगे सभी गुणनखंडों का योग 1024 के तो फिर क्या ये निकाल ले जा सकते भाग देके तो नहीं भाग देके निकालेंगे तो इसके लिए कुछ तरीका होगा तो इसके लिए वैसा ही एक तरीका है जैसे कि किसके लिए अभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको शॉर्टकट तरीका बताया वैसे ही इनके गुणनखंडों का योग निकालने का भी शॉर्टकट तरीका है। आओ पहले हम उसको देखते हैं फिर इस उदाहरण को सॉल्व कराएंगे ठीक है रुक जाओ इसको अभी हटा देते हैं ठीक है तो देखिए कैसे निकालते हैं उसका रूल क्या है उसको रूल नंबर 2 डाल दो कहीं एक में गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा और रूल नंबर 2 में योग तो देखो इसमें क्या है माना कोई संख्या लेट कोई नंबर है n तो इसमें भी सबसे पहले n को a की पावर p b की पावर q और c की पावर r के रूप में लिखिए जहां a b c क्या होने चाहिए a b c अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए यस और a सम हो और b c कैसी हो विषम हो ओके तो आ जाओ अब बात करते हैं हम आगे क्या कि यदि हमसे कहा जाए सभी गुणनखंडों का योग तो क्या करेंगे सभी गुणनखंडों का योग तो क्या करेंगे देखिए 0 a की पावर पहले 0 से शुरू करो प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 डॉट a की पावर p तक क्लियर है फिर जाएंगे b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 डॉट b की पावर q तक
फिर जाएंगे कहाँ, c की पावर 0, c की पावर 1, 2 डॉट डॉट c की पावर 8। ये सभी गुणनखंडों की संख्या का योग। अब यदि आपसे कहा जाए सिर्फ सम वालों की चाहिए, सम गुणनखंडों का योग, किसकी बात कही जाए, सिर्फ सम, इनमें जो सम गुणनखंड है उनका योग, सम गुणनखंडों का योग, खंडों का योग, तो कैसे निकालोगे सम वालों, तो इसमें ये नहीं लिया जाता है, जीरो वाला नहीं लिया जाता, जो सम संख्या होती है उसकी जीरो वाला नहीं लिया जाता, उसमें ऐसे किया जाता है 1 2 डॉट 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 कहाँ, ए की पावर p गुणे b0 प्लस 1 प्लस 2 डॉट डॉट b की पावर q, और यहाँ c0 प्लस c1 प्लस c2 डॉट डॉट c की पावर r। यहाँ जो a इसको क्या माना, सम माना, सम आवाज, हमने कहा ना सम आवाज है a, और bc क्या है, विषम आवाज, ये ध्यान रखना। हाँ, यदि a सम आवाज ना हो, a भी विषम हो, तो 0 से इसको भी स्टार्ट करते हैं, a की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, यस, यानी कि, और यदि मान लो 2 सम हो जाए, a भी सम b भी सम, तो इसको भी 1 से स्टार्ट किया तो इसको भी 1 से, c यदि विषम है तो उसको 0 से स्टार्ट करो। कहने का मेरा आशा समझ गए कि a b c में जो सम हो, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालो तो उस वाले को उसकी पावर 1 से शुरू करोगे, और जो विषम वाले हो उनकी पावर कहाँ से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे। क्लियर है? अच्छा, यदि विषम निकालने हो तो, यदि विषम निकालने हो, इसको यहाँ ऊपर लिखे दे रहे हैं, विषम गुणन खंडों का योग, खंडों का योग चाहिए हो तो, विषम गुणन खंडों का योग चाहिए हो तो इसके लिए ये करोगे क्या कि रूल ये है कि जो सम वाला है, जैसे इसमें a को सम माना तुमने, तो इसको 0 कर दो, इसकी सिर्फ p तक नहीं, 0 बस, और यहाँ पे b की पावर 0 1 2 डॉट 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 कहाँ तक, b की पावर q, c की पावर 0 1 2 डॉट डॉट c की पावर r, ऐसे ये चलेगा। ये किसके लिए है, ये है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है? ये तीनों बातें समझ में आ गई? चलो हम उदाहरण से और सीखते हैं, उदाहरण लेते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लो, अब आ जाओ यहाँ पे, उदाहरण हमने यही बताया तो हमारा 1024, या छोटी संख्या अभी ले लो, मान लो 360 के सभी गुणन खंडों का योग, ये आपसे प्रश्न है। तो आप सबसे पहले 360 के ऐसे करो, हाँ 180, फिर 2 से तो 90, फिर 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 बन जाए 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। क्लियर है? इतना लिख लिया। अब देखिए, अब सभी गुणनखंडों की बात है यहाँ पे, तो सभी में, सभी के लिए देखो क्या बात बताई थी, सभी के लिए बात बताई थी कि 0 से शुरू करने हैं सभी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसका मान कितना आएगा, 1 2 1 3, 4 3 7, 7 और ये 8, 8 7 15। यहाँ पे 1 3 1 4 और ये 9, 9 4 13 इंटू 5 और 1 6, तो 15 छिक्का 90 गुणे 13, तो 13 निम्मा 117।
तो कितना आंसर आ गया? 1170। ये आपके 360 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 1170 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण लेते हैं, मान लो 100 के सभी गुणन खंडों का योग एक प्रश्न। मान लो आप कह दें सम, ये सभी है और ये सम है, सम इवन गुणन खंडों का योग, और एक बना विषम ऑड गुणन खंडों का योग। मान लो ये 3 क्वेश्चन हमने बनाए, तीनों में समझा देते हैं इसी से। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो 100 है, इसको करो फैक्टर। 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5 से करोगे 1। क्लियर? 2 2 बार है तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 आ गया ना? 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब बात शुरू होती पहला वाला पॉइंट चले, पहला ये सभी वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सभी के लिए हर किसी का, चाहे ये इवन हो चाहे ऑड हो, सबका 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। सॉल्व करो। 4 4 2 6 6 1 7 इंटू यहाँ 25 5 30 1 31, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो कितना आ गया? 217। कितना आ गया? 217। ये किसके आ गए? ये सभी का आ गया। किसका? सभी का योग 217। अब हम सम वालों का देखें, जितने सम गुणनखंड है उनका योग। किनका देख रहे हैं? सम वालों का, इवन वालों का। तो उनके लिए बात करें तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सम वाला जो खंड है, 2 सम है, ये 1 से स्टार्ट होगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होगा। 5 1 और 5 की पावर 2। कितना हुआ? 4 4 2 6 इंटू यहाँ 25 और 5 30 1 31। तो 6 एकम 6, 6 तिया 18। इसका आंसर क्या हो गया? 186। अब ऐसे हम बात करें तीसरा विषम वालों का। विषम यानी कि ऑड वालों की बात करें तो ऑड वालों की जब बात करेंगे हम लोग, तो देखिए ऑड वाले में क्या होता है? ऑड वाले में इसका जो है ऑड वाले के लिए क्या बताएं कि ये जो सम होता है उसका लेते ही नहीं है, उसको लेते ही नहीं, या उसकी जगह पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या कर लेंगे? 1। यस। और इसका शुरू करेंगे विषम वाले का, क्योंकि विषम की बात है। तो 5 की पावर 0 से, फिर 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2। तो कितना हो गया? 25 5 30 और 1 31। 25 5 30 1 31 एकम 31। तो आंसर कितना हो गया? 31। ओके, आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, बेहतर समझ आ गई होगी। ठीक। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। कभी कभी ये तो गुणनखंडों की संख्या है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे थे भाज्य अभाज्य सब, क्योंकि जैसे हमने आपका एक उदाहरण बताया था 40 का, तो 40 वाले में बताया 1 है, 2 है, 4 है। तो इसमें 2 जो है वो अभाज्य हो गया,
और 4 है वो भाज्य हो गया, 8 है भाज्य हो गया, 5 हो गया वो अभाज्य हो गया। तो यदि किसी संख्या की सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो वो कैसे निकालते हैं, जरा देखो, उस पे अब हम बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बात करना। इसमें भी पहले हम रूल पे बात करते हैं, छोटा सा। मान लो रूल नंबर 3, कोई संख्या है, लेट कोई संख्या है n, इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो n क्यों लिखो, a की पावर p गुणे b की पावर q c की पावर r, लिख लिया। तो सीधे अभाज्य यानी कि प्राइम, ठीक है, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम गुणनखंड की संख्या, इसकी बात। तो इसमें सीधे ये होता है क्या कि यहाँ गुणा नहीं किया जाता, p+1, सॉरी एक मिनट, इसके लिए सीधी ये बात होती है क्या कि सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, एक नहीं जोड़ा जाता है, सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, p+q+r। कैसे, p+q+r, इस तरीके से। तो इनको सबको जोड़ दो, ये होता है। एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं आपको। 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 72 के फैक्टर करो, 2 से करो 36, 2 से करा 18, 2 से करा 9, 3 3 3 एकम 3, तो 2 की पावर कितने 3 और 3 की पावर 2, तो ये पावर और ये पावर दोनों जोड़ो, 3+2 बराबर 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो इस तरह से निकालते हैं। यस, और एक दो उदाहरण लेते हैं अभाज्य वालों के। जैसे हमें मान लो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 और 21 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, तो ऐसे ही नहीं जोड़ दोगे सीधे सीधे, ऐसे जोड़ दिए ना, इसके पहले फैक्टराइज करो। तो क्या करोगे, 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 21 और 15 अभाज्य नहीं है, तो पहले अभाज्य में कन्वर्ट करो। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना होगा 7 है, और यहाँ 21 है, तो 21 को 3 सकते, 21 3 की पावर 6 और 7 की पावर 6 अलग अलग लिख सकते हैं। ये 15 है तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब क्या हो गया, अब हो गए 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी होगी 10 और 3 की पावर कितनी होगी 9 और 7 की पावर 6। तो अब अभाज्य खंडों की संख्या 3 + 10 + 9 + 6, यानी कि कितने हो गए 9 6 15 10 25 3 28। ये निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं, समझ आया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल मान लो अपना है
6 की पावर 4, 8 की पावर 6 और 6 की पावर 4, 8 की पावर 6 और मान लो 10 की पावर 8 और 12 की पावर 10, 10 की पावर 8 और 12 की पावर 10 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। तो देखें यहाँ कुछ लोग सोचेंगे कि सीधे जोड़ लूं, ऐसा नहीं। ये हमने क्या बताया, ये क्या 6 अभाज्य नहीं, 8 अभाज्य नहीं, तो इनको पहले अभाज्य खंडों में तोड़ा जाएगा। तो 2 की पावर 3 और 3 की 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, 6 को तोड़ लो, 2 3 6। चाहे एक बार विस्तार से बताएं, 2 गुणे 3 की पावर 4, 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 उसकी पावर 6, इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 5 की पावर 8, इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 10। फिर करिए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6 तिया 18, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, और यहाँ 2 की पावर 8, 5 की पावर 8, 2 की पावर कितने हो गए 20 इंटू 3 की पावर 10। अब देखो 2 2 की कितनी हो गई 20, 8 28, 28 और 4 32, 32 और 18 कितने 50। तो 2 की पावर 50 प्लस 3 के कितने हो गए 10, 3 की पावर 10 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 14 इंटू 5 की पावर 8। अब देखो 2 3 5 ये तीनों अभाज्य है, तो बस इनकी पावर जोड़ लो। तो 50 प्लस 14 प्लस 8, तो 50 14 64, 64 और 8 तो कितने हुए 72। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 72। ऐसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो जब स्पेशली बोल दे कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य यानी कि प्राइम वर्ड जुड़ा हो तो फिर ऐसे करें। क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक। अब एक छोटी सी बात और बतानी रह गई इसमें, क्या कि जो हमने आपसे कहा था कि गुणज, गुणनखंडों की तो बात होगी, गुणज आप सोचते हैं गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। तो जैसे हम कहें 5 के गुणज, 5 के गुणज, तो गुणज मीन्स मल्टीपल मीन्स टेबल, 5 10 15, ठीक है, 5 10 15 20 25 ऐसे, इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या हमेशा कितनी होती है, अनंत होती है। कोई भी संख्या हो तो उसके गुणजों की संख्या कितनी होगी, किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत होती है, और प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। देखो 5 है तो ये देखो 5 5 का गुणज है, यस, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। और गुणज पे कोई प्रश्न ज़्यादा खास नहीं बनते हैं, और गुणनखंडों की संख्या पर बनते थे तो 3 तरह के प्रश्न हमने आपको करा दिए। एक तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ओके, तो आज ही हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए। ऑल द बेस्ट।